ठीक है बेटा, देखो बेटा क्या क्या पढ़ा था हमने। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं बेटा हमारे ब्रेन में। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक है ऑटोनोमस, ठीक है, नर्वस सिस्टम। तो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में है। ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सामने वाला कौन सा होता है, फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, पीछे वाला हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्रेनियल नर्व्स के बारे में हमने कल पढ़ा था और स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ा था। तो जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो कहाँ से अराइज करते हैं, ब्रेन से। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से। और ANS में बेटा एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन बेटा इंक्लोज्ड है ये हमारे स्कल के अंदर, और स्कल और ब्रेन के बीच में एक लेयर होती है लिक्विड सी, जो उसको एब्जॉर्ब शॉक से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। उसको क्या नाम था, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन को और क्या कहा जाता है बेटा, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में बेटा ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट, ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, ये सेरिब्रम ही है, या फिर इसी को फोर ब्रेन भी कहा जाता है, जो फ्रंट पोर्शन है। तो फ्रंट पोर्शन में बेटा फंक्शन क्या होता है इसका, पहला थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, हम जो भी सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या लगता है हमारा फ्रंट ब्रेन। दूसरा, ये कंट्रोल करता है हमारे वॉलंटरी एक्शन को, जो भी हम चाहते हैं। अगर मैं चाहूँगा कि हाथ हिलाऊं तो हिला सकता हूँ, तो मुझे कौन हेल्प कर रहा है, फ्रंट ब्रेन या फोर ब्रेन या सेरिब्रम। उसके बाद बेटा जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी आप पढ़ाई करते हो वो आपके मेमोरी में स्टोर होता है, वो कहाँ होता है, जाके फोर ब्रेन में होता है। उसके बाद सेंटर, जो भूख लगती है, हमें कैसे पता लगता है भूख लगी है, ये सेंटर जो एसोसिएटेड होता है हंगर का, ये भी कहाँ पे होता है, फोर ब्रेन में होता है। और रिसीव करते हैं हम जो भी सेंसरी इम्पल्स, जो वेरियस बॉडी पार्ट से जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स, उसका इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाता है कहाँ पे, फोर ब्रेन में। बस इतना ही पता होना चाहिए फोर ब्रेन के बारे में तुम्हें। अब हम बात करते हैं बेटा मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में बेटा ये कनेक्ट करेगा फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, दोनों को कनेक्ट कौन करता है, मिड ब्रेन। ये पोर्शन है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो भी हम देख पाते हैं, तो देखने वाला विजन वाला सेंटर भी कहाँ पे है, मिड ब्रेन में है। जो हम सुन पाते हैं या मोटर जो कंट्रोल करता है, या फिर जो हम सो पाते हैं, जागते हैं, या फिर अलर्ट होते हैं, या फिर बुखार लगता है तो टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें कौन संभालता है, मिड ब्रेन संभालता है। उसके बाद हाइंड ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि फ्रंट और मिडल तो सबको याद हो जाता है, लेकिन जिसने विजय प्राप्त कर ली हिंड ब्रेन में, उसको आता है ब्रेन के बारे में। बोलते हैं ना, यहाँ मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है, बोलते हैं ना। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है बेटा। इसमें 3 पोर्शन है, एक है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला एंड थर्ड है पॉन्स। ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेडुला है, इसी में जब बड़े हो जाओगे तो इसका नाम हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगटा, पर इतना लंबा नाम तुम्हें याद नहीं करना, तुम सिर्फ क्या याद रखो, मेडुला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए इन तीनों के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए बेटा, कि सेरिबेलम का सबका 2-2 फंक्शन पता होना चाहिए। अगर ये 2-2 फंक्शन तुम्हें याद है तो बस फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट थिंकिंग होनी चाहिए। तो सेरिबेलम जो है उसका क्या काम है, हमारी बॉडी का पोस्चर बनाने में हेल्प करता है और बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। दूसरा, ये हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है इसको भी कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। उसके बाद दूसरी बात करते हैं मेडुला का क्या क्या फंक्शन है। तो मेडुला जो है बेटा वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन। समझते हो, इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, हार्ट जो हमारा बीट हो रहा है तो वो कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला। उसके बाद बेटा ब्लड प्रेशर, मुंह में थूक आना यानी सैलिवेशन, या वॉमिटिंग, उल्टी आना, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है,
मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, तो इसलिए खुद हाथ से जब लिख के प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा पॉन्स। तो पॉन्स जो होता है बेटा, ये कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जो चीज़ें अपने आप होती हैं, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। और जो हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए अगर पूछे कौन कंट्रोल करता है तो पॉन्स कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तुमको याद रहना चाहिए बेटा। यहाँ पे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड नीचे दिख रहा होगा, है ना, ये वाला पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड है, ये 3 पोर्शन है, तो इसमें ये पोर्शन पॉन्स कहलाता है, उसके थोड़े नीचे मेडुला है, और ये वाला जो बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है पेड़ जैसा इस साइड में, ये क्या है? सेरिबेलम है। ये तीनों पोर्शन किसका है? हिंड ब्रेन का। और यहाँ पे ये छोटा सा ये जो पोर्शन दिख रहा है ये तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। और उसके बाद इसके ऊपर में ये यहाँ पे जो सेंटर है बेटा हाइपोथैलेमस है। अगर कभी बुखार उखार हो जाए तो हमें कैसे पता लगता है? कौन इंडिकेट करता है? ये हाइपोथैलेमस ही इंडिकेट करता है। ठीक है, जो मिड ब्रेन में था। उसके बाद यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में कॉर्पस कोलासम होता है। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको क्रेनियम कहा जाता है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको सेरिब्रम कहा जाता है। तो ये फोर ब्रेन हो गया, ये बीच वाला हिंड ब्रेन हो गया, और ये पीछे वाला हिंड ब्रेन हो गया, है ना, बीच वाला मिडिल ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन, और नीचे वाला हिंड ब्रेन हो गया, बैक साइड वाला। ठीक है, तो इन तीनों का फंक्शंस याद रखना है। अब बात करते हैं बेटा, ह्यूमन ब्रेन जो है वो कमांड सेंटर है हमारे पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, और ये रिसीव करता है इनपुट सेंसरी ऑर्गन से, और फिर उस आउटपुट को कहाँ तक भेजता है? मसल्स में भेजता है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें सेम बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि दूसरे मैमल्स में होता है। ये बड़ा लार्जर होता है इन रिस्पेक्ट टू बॉडी साइज देन एनी अदर ब्रेन, मतलब एज कम्पेयर टू जो बाकी जानवर हैं उनके कंपैरिजन में हम ह्यूमन बींग्स में ब्रेन का साइज एज कम्पेयर टू बॉडी का साइज रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, कोई बोलेगा गर्ल्स में कितना ब्रेन होता है? तो याद रखना चाहिए लगभग 200 से 250 ग्राम्स, एंड बॉयज़ में कितना होता है? 350 टू 450 ग्राम्स का ब्रेन होता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ यूसेज नहीं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी सारे, है ना। अगर मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट होगा तो फोटोट्रॉपिज्म बताया था, अगर ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली हुआ जियोट्रॉपिज्म, केमिकल्स के अकॉर्डिंगली हुआ कीमोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर हुआ तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये सब याद होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं बेटा हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स होता क्या है? वो केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट करता है बेटा ग्रोथ, डेवलपमेंट, और जो रिस्पॉन्स हम एनवायरनमेंट में देंगे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हमारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लांट हार्मोन के बारे में हम 4 चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ऑक्सिन जो है प्लांट हार्मोन है जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? अगर किसी ने पूछा, स्टेम के टिप में, और ये इसका अगर स्टेम के टिप में ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवाइड होते रहेगा, तो मेरा वो स्टेम क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा। तो मतलब ये हमें हेल्प करता है इलोंगेशन में। गिबरलिन क्या याद रखना है? ग्रोथ और इन्फ्लुएंस करता है अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोसेस, इसमें इलोंगेशन, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, एंजाइम इंडक्शन, और लीफ और फ्रूट का फॉल होना, गिरना, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। किसकी वजह से ये सब होता है? फॉलिंग को ही कहा जाता है बेटा सेंसेशन। तो ये याद रखना है, अगर इसके लिए पूछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है तो गिबरलिन, ये जिबरलिन रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकिनिन, ये बेटा वो क्लास है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस का, इसको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन या फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन। तो ये कहाँ होता है? रूट्स में और शूट्स में होता है लोकेशन। ये इन्वॉल्व होता है, स्टार्टिंग में सेल का ग्रोथ होता है, बाद में वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है टूटकर, और उसके बाद ये अफेक्ट करता है एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिलरी बर्ड ग्रोथ, और लीफ का सेंसेशन। अगर कोई पूछ रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है?
साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक एसिड अगर पूछ लिए बेटा तो ये याद रखोगे, या 1 मार्क्स में पूछूं कि स्ट्रेस हार्मोन किसको बोला जाता है, तो एब्सिसिक एसिड को। ये इनहिबिट ग्रोथ को होने नहीं देता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इनहिबिट करता है ग्रोथ। विल्टिंग ऑफ लीव्स आया, इसके लिए पूछा कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो भी एब्सिसिक एसिड। ये प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गिबरलिन क्या था, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जब एडवर्स कंडीशन होता है। और ये ऐसा क्यों करता है, ताकि वाटर लॉस कम हो सके। ऐसा किस में होता होगा, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, कैक्टस, नीम, उनमें होता है, कीकर का पेड़, ताकि ज़्यादा प्लांट जो है वाटर लूज ना करे, तो इसीलिए उसके अंदर एब्सिसिक एसिड का होना ज़रूरी है टू रिड्यूस द वाटर लॉस। अब बड़ा बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड है बेटा, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब ये सारी चीज़ें लिस्ट में पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले थायराइड, थायराइड से भी, थायराइड जो है बेटा वो कहाँ होता है, गले में। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, थायरॉक्सिन। और ये हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है एंड प्रोटीन्स, इसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मान लो थायरॉक्सिन हार्मोन सही से रिलीज नहीं कर रहा हमारी बॉडी में, तो फिर याद रखो उसके लिए जहाँ तुम्हारे नोट्स है वहीं पे लिख लो बेटा, अगर कम अमाउंट में थायरॉक्सिन, लेस अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन अगर रिलीज कर रहा है, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। और अगर ज्यादा अमाउंट में अगर रिलीज कर रहा है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना बेटा, इफ इट इज इन मोर अमाउंट, तो अगर ज्यादा अमाउंट में अगर रिलीज हो रहा है थायरॉक्सिन, तो फिर कौन सी बीमारी हो सकती है, हाइपर। हाइपो की जगह क्या यूज करोगे, हाइपर, बाकी सब कुछ सेम, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ज्यादा अमाउंट में करेगी तो हाइपरथायरॉयडिज्म, कम अमाउंट में करेगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपो मतलब क्या होता है, लेस, हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब ज्यादा। चलें आगे। नेक्स्ट बेटा, हमारा मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा ज्यादा हार्मोन रिलीज करेगा तो हमारी हाइट जल्दी जल्दी बढ़ेगी, अगर कम करेगा तो कम कम बढ़ेगी, अगर नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगी। तो इसमें भी दो कंडीशंस है, अपने नोट्स में जरूर लिख लेना बेटा। अगर ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा तो कौन सी बीमारी हो जाती है, जायंटिज्म, लंबा हो जाते हैं, है ना, जायंटिज्म। और अगर कम अमाउंट में करेगी बेटा तो बिल्कुल सही, बौना रह जाएंगे, ड्वार्फिज्म। तो ज्यादा अमाउंट में जायगनेटिज्म, कम अमाउंट में ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ मतलब बौना। अब एक जीके का क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी महिला का नाम बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ज्योति। मेरे मन में आरती आ रहा था, ज्योति है, ज्योति इज द राइट आंसर, ठीक है। चले आगे। अब एक हार्मोन है आगे बेटा, कौन सा ग्लैंड हो गया, किडनी के थोड़ा सा ऊपर में होता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड। तो ये एड्रिनल ग्लैंड बेटा जो रिलीज करता है हार्मोन, उसका नाम है एड्रीनालिन। जहां एड्रीनालिन लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिख लो मूड एलिवेटर हार्मोन। हम बोलते हैं ना कभी कभी गुस्सा आ रहा है, तो ये बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये बोलते हैं अरे आज मूड खराब है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एड्रीनालिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। किसी किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, किसी किसी के बॉडी में बहुत कम रिलीज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पेपर में अक्सर घुमा के क्वेश्चन आता है, पैंक्रियास। ये हमारे पेट के ठीक नीचे में होता है पैंक्रियास। तो पैंक्रियास जो सीक्रीट करता है हार्मोन, उसका नाम है इंसुलिन। और इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, बीटर, एक्सट्रीमली कड़वा। जो फिश खाते हैं तो देखा होगा बेटा, एक काला काला सा सब्सटेंस होता है, बोलते हैं कि ये भाई इसको अच्छी तरह से धो लो। अगर उसको नहीं धोएंगे तो बहुत कड़वी हो जाती है फिश करी जब बनाई जाती है, तो वो इंसुलिन है एक्चुअली में,
तो इंसुलिन बहुत कड़वा होता है, तो कुदरत ने हमारी बॉडी में वो कड़वी चीज़ दे रखी है ताकि कभी भी अगर हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाए या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, अब उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो जो हमारा पैंक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो अगर वो सिक्रीट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ग्लूकोज कम होते जाएगा, और उसके बाद जब कंट्रोल हो जाता है शुगर, तो फिर मेरा पैंक्रियाज जो होता है इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देता है। इस पूरे साइकिल को बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीड मैकेनिज्म। जो अभी हिंदी में कहानी बताया उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है कि द पैंक्रियाज secrete a hormone which is called as insulin to neutralize the sugar present in the blood, and the time when it gets neutralized, so the pancreas stop releasing the hormone insulin, and this process is known as feedback mechanism. ठीक है, क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को, फीडबैक मैकेनिज्म। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया बेटा तो छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ठीक है बेटा, इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा, शुगर लेवल बढ़ गया मेरी बॉडी में, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, डायबिटीज। वो भी कहीं लिख लेना, है ना, कि अगर इंसुलिन से रिलेटेड कोई बीमारी का नाम कोई टीचर पूछ रहे हैं तो वो कौन सी बीमारी है, डायबिटीज। अच्छा, अगर कोई पूछे कि फैट बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो कौन सी बीमारी है, वेरी गुड, ओबेसिटी। और अगर शुगर ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो डायबिटीज़। जब बड़े हो जाओगे तो फिर पढ़ोगे कि डायबिटीज़ के दो टाइप्स होते हैं, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक डायबिटीज़ मैलिटस। पर अभी उसका कोई काम नहीं है, 10th क्लास में सिर्फ इतना ही पता करके रखो कि भाई डायबिटीज़ जो है वो हो सकता है अगर मेरा इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं कर रहा पैंक्रियाज, तो बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, मेल में जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस। और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, और ये कहाँ से रिलीज होता है, ओवरीज। ठीक है, तो जितने भी प्यूबर्टी वाले चेंजेस आते हैं बॉडी में उसके लिए ये सेक्स हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, टेस्टिस एंड ओवरीज, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फीडबैक मैकेनिज्म समझ में आ गया बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म। अगर एक्सेस या डेफिशिएंसी हो जाएगी हार्मोन की तो एक हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में पैदा होगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर करता है कि हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट हो उतने ही अमाउंट में जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो कम रिलीज़ करना भी डेंजरस है और ज़्यादा रिलीज़ करना भी डेंजरस है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ ज़्यादा होना चाहिए कम नहीं, दोनों ही नहीं होना चाहिए। इस साइकिल से इसी चीज़ को समझाया गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस टेबल में समझाया गया है, ध्यान दो बेटा। मान लो शुगर लेवल बॉडी में राइज हो गया, तो फिर जो पैंक्रियाज है वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई शुगर बॉडी में ज़्यादा आ गया है। फिर वो क्या बनाना शुरू कर देगा, इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। अब इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा और उसके बाद ब्लड शुगर लेवल फॉल होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा तो फिर जो है पैंक्रियाज इंसुलिन को निकालना बंद कर देगा, या इसी को बोलें तो सिक्रीट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये साइकिल को समझाया हुआ है फीडबैक मैकेनिज्म को, लाइकवाइज। ओके।